चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गणेश चतुर्थी पे हम लोग एक नए कंसेप्ट, एक नया सीरीज जो है, एक छोटी सी सीरीज बहुत कम टाइम स्पेन के लिए शुरुआत कर रहे हैं। श्री गणेश कर रहे हैं इसका आज के दिन से। दिन भी अच्छा है, डेट भी अच्छी है। देखिए आज 10 सितंबर है। नेक्स्ट मंथ 10 अक्टूबर को आप लोगों का यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी आईएएस का आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोगों के एग्जाम में देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है तैयारी कर चुके होंगे, रिवीजन मल्टीपल टाइम कर चुके होंगे। कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ का लास्ट अटेम्प्ट है, कुछ मिडल में कहीं पे खेल रहे हैं इस टाइम पे। बट द थिंग इज की प्रैक्टिस जो होती है एमसीक्यू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन की बात होती है। तो नेक्स्ट मंथ तक, इस टाइम तक आप लोग एग्जाम दे के आ चुके होंगे, फैसला हो चुका होगा, चीजें पता चल चुकी होंगी कि कैसा एग्जाम रहा है। तो अब इस लास्ट मंथ में अपनी तैयारी को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, प्रॉब्लम कुछ बच्चे, देखिए जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है दैट इज वेल एंड गुड, वो टेस्ट सीरीज मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। बहुत से बच्चे होंगे ऐसे, ठीक है, जो कर चुके हैं, जिनकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है। बट एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जिसने टेस्ट सीरीज अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं करी है, नहीं कर पा रहे हैं, फ्लो नहीं बन रहा है, स्पीड नहीं सेट हो पा रही है। तो वो प्रॉब्लम रहती है। बहुत से बच्चे ये प्रॉब्लम भी फेस, मतलब बहुत से जो लोग हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, सम स्टूडेंट जो होते हैं, दे वांट कि कोई एक पर्सन मिल जाए डिस्कशन करने के लिए, दे वांट कि कहीं पे कोई जल्दी जल्दी कंसेप्ट रिवाइज करा दे। ये चीज होती है हमारे साथ कि खुद लेके बैठना, पढ़ना, इतना कंटेंट ऑलरेडी है तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज के सोल्यूशन के लिए मैं एक छोटा सा एफर्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि आप लोगों की कितनी हेल्प इस चीज से होगी। सो आई एम प्लानिंग कि विजन आईएएस की जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और उसको हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द टेस्ट नंबर 7 जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करी हूँ, इंडियन इकोनॉमी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज 2021 का ये टेस्ट है। आप लोगों के पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है या प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इनको प्रॉपर समझ सकते हो। शॉर्ट वीडियोस रहेंगी। अभी थोड़ा इट इज द फर्स्ट वीडियो, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बातें की हैं। इट इज द फर्स्ट वीडियो, तो हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट बना के वीडियो करेंगे। तो टोटल 10 पार्ट में एक पर्टिकुलर टेस्ट हमारा कंप्लीट होगा। जरूरी नहीं है मैं एक टेस्ट कंप्लीट करके ही दूसरा टेस्ट डालना स्टार्ट करूंगी। पॉसिबिलिटी है कि ये चलते चलते कंटिन्यूटी में ही मैं दूसरा टेस्ट भी स्टार्ट कर दूं। लाइक आप लोगों के कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी है। बाद में मैं थोड़े टाइम में क्या करूंगी, प्लेलिस्ट सेट कर दूंगी, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी तो फर्स्ट वीडियो है तो प्लेलिस्ट मैं एक क्रिएट कर दूंगी, जिस सब्जेक्ट की जो जो वीडियो आती रहेगी वो उस प्लेलिस्ट में ऐड होकर आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं समझना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ भी फ्लॉ लगे या कोई भी चीज डाउट का लगेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आई ट्राई कि मैं उस कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द टर्म ट्विन डेफिसिट रेफर्स टू। मैं बिल्कुल देखो ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी। कोई बच्चा बिल्कुल फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, उसे वर्ड पता नहीं है, उसे मीनिंग नहीं पता है। सो प्लीज, अगर जो लोग बहुत हाई फाई तैयारी करके बैठे हैं, जिन्हें अच्छे से आता है, तो आई अपोलोजाइज कि आप लोगों को लग सकता है कि बहुत लेम वर्ड यूज करके मैं समझा रही हूँ, ठीक है, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं। ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है कोई भी चीज जो कम है, ट्विन मतलब होता है डबल, ट्विन मतलब होता है डबल, डेफिसिट मतलब होता है कमी। तो यहाँ पे किस डेफिसिट की बात की गई है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट अकम्पनीड विद फिस्कल डेफिसिट, ऑकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल अकाउंट डेफिसिट टुगेदर, साइमल्टेनियस करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, साइमल्टेनियस राइज इन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक एंड डेब्ट बर्डन ऑफ कॉर्पोरेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्विन डेफिसिट। डेफिसिट मतलब हो गई कमी। इसके आंसर की बात करते हैं। आप लोगों के पास आंसर की वगैरह वैसे भी अगर बुकलेट है तो अवेलेबल है, और उसके बाद इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्विन डेफिसिट में आंसर है करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का एक साथ होना। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के एक साथ होने को हम क्या कहते हैं, ट्विन डेफिसिट। ये जो टर्म ट्विन डेफिसिट है, ये 1980s 1990s के टाइम पे अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुई थी, ठीक है। वहां पे अमेरिका में क्या था, काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम में वहां देखने को मिले, तो यहाँ पे ये टर्म जो था ये बहुत पॉपुलराइज हुआ। अब वर्ड आता है करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट होते क्या हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, जब बीओपी एक टर्म होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जितना डिफरेंस होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के डेफिसिट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट और एक होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड जब आ गया क्लियर कट, डेफिसिट का क्लियर कट मीनिंग हो गया, जब आपका बीओपी डेफिसिट में है, इसका मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, बाहर से मंगा ज्यादा रहे हो और बाहर भेज कम रहे हो, तब आपका बीओपी डेफिसिट में होता है, वेदर इट इज करंट और इट इज कैपिटल। अब यहाँ पे ट्विन में कौन सा डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बीओपी के दो कंपोनेंट होते हैं, तो ये डेफिसिट भी उन्हीं के बेसिस पे होता है।
आगे क्वेश्चन है जिसमें करंट अकाउंट के कंपोनेंट की बात करेगा आपसे, तो वहां पे मैं बताऊंगी करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है इट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो गवर्नमेंट बजट की मैं बात करूं तो जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में कब होगा, जब गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर जो हैं, वो गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, तब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में होता है। और ये जो डेफिसिट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बजटरी डेफिसिट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट, नेक्स्ट होता है फिस्कल डेफिसिट एंड देन कम प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से, फिस्कल टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से। प्राइमरी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता है किसी स्टूडेंट को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, तो ये कभी आगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके का, मैं तब बताऊंगी। अदरवाइज ये पूरा चैप्टर डिस्कशन यही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये जानिए कि आपका फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट यानी रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट मिला के। तो ट्विन डेफिसिट में क्या चीजें जाती है, माइंड में बिठाना है। इट इज द ऑकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट यानी बीओपी का दिस डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। 1991 में इकोनॉमी में क्राइसिस आए थे। आपको पता है 1991 में बहुत बुरी सिचुएशन थी इकोनॉमी की। बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल डिक्लाइन था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डिक्लाइन चल रही है। उस समय पे ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। प्लस गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट के पास इनकम के सोर्स नहीं है, चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में देखने को हमें मिल रही थी और यही सब प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमी में मेजर चेंज करने पड़े। वर्ल्ड बैंक से लोन की बात की, आईएमएफ से लोन की बात की, बहुत लोन ऑलरेडी था, चीजें प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एक स्टेप लिया गया इकोनॉमी को में चेंजेस लाने का, जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला गया था, जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला गया था, जो 1991 में आए थे। और ये जो रिफॉर्म थे ये क्या थे, ये थे एलपीजी। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कब इंट्रोड्यूस किए गए, ये इंट्रोड्यूस करे गए थे 1991 में। कब, जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस टाइम पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है पर्टिकुलरली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज, किस वजह से 1991 में इकोनॉमी में क्राइसिस आए थे। तो सबसे पहला दे रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड हाई फिस्कल डेफिसिट। तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ना इकोनॉमी में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बुरी हालत हो रखी थी, तो बिल्कुल सही बात है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे थे। राइजिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के जो खर्चे थे वो काफी ज्यादा हो रहे थे और गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम उतना ज्यादा नहीं था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही हैं, ये तीनों ही कारण है 1991 में इकोनॉमी में क्राइसिस आने का। और इस क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी 70s के टाइम से, चीजें ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हमें देखने को विजिबल हो गई थी। इनएफिशिएंसी दिखने लगी थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी है, वर्किंग किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। और इसके इम्पैक्ट में क्या आया, इसके इम्पैक्ट में आया एलपीजी। पूछा जाए इकोनॉमिक क्राइसिस के इम्पैक्ट क्या थे, तो इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म जो देखने को मिले दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस इन द 1991, इकोनॉमिक क्राइसिस 1991। सो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को लेके आपको ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो मैं पहले आपको 2 टैक्स फॉर्म बता देती हूँ, देन वील लुक एट द स्टेटमेंट। पहले समझ लेते हैं फिर स्टेटमेंट देखेंगे, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। देयर आर 2 फॉर्म्स यहाँ पे हम जो देखें, एक होता है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स, क्लियर, और एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। एक टर्म होता है प्रोपोर्शनल टैक्स एंड एक टर्म होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है, इस केस में हम सारे जितने भी टैक्स पेयर होते हैं, जितने भी पर्सन है टैक्स पेयर हैं, हम उनसे सेम रेट ऑफ टैक्स चार्ज करते हैं, सेम रेट ऑफ टैक्स चार्ज करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। वो कितना भी कमा रहे हो, कोई पर्सन
करोड़ कमा रहा है वो भी उतना ही परसेंट टैक्स देगा, कोई पर्सन 10 लाख कमा रहा है, कोई पर्सन 5 लाख कमा रहा है, मतलब टैक्स स्लैब में अगर आप आ रहे हो तो सबसे सेम रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, आप कितनी भी इनकम कमा रहे हो। वहीं अगर प्रोग्रेसिव टैक्स की बात की जाए तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स आपकी इनकम इंक्रीज के साथ साथ टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने बोला कि 5 लाख से 10 लाख तक किसी की इनकम है तो वो 10% टैक्स देगा, 10 से 20 लाख तक इनकम है तो वो 15% टैक्स देगा, 20 लाख प्लस इनकम है तो वो 30% टैक्स देगा। इस तरीके से मैंने स्लैब्स डिवाइड कर दिए, इस तरीके से मैंने डिवीजन कर दिया, जिसमें क्लियर कट डिसाइड हुआ कि हायर इनकम ग्रुप वाला जो पर्सन है वो ज्यादा टैक्स देगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट, मैं और आप नहीं वो कर रहे हैं डिसाइड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है, मतलब अमीरों से आप चार्ज कर रहे हो ज्यादा, जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं हम उनसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, एंड देन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। जो लोग गरीब हैं, जिन लोग मतलब जिन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, उनके वेलफेयर में सरकार वो पैसा जो है वो लगाएगी। तो प्रोग्रेसिव टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। ये स्टेटमेंट सुननी इसलिए जरूरी है बिकॉज और किसी क्वेश्चन में इस तरीके की स्टेटमेंट आ सकती है, तो ये माइंड में रखना है। प्लस प्रोपोर्शनल टैक्स में क्योंकि आप सेम रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर रहे हो, आप टैक्स बढ़ा कम नहीं कर रहे हो, तो इसको एक फ्लैट टैक्स रेट है तो इसको फ्लैट टैक्स भी बोला जाता है। अब प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव को लेके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ठीक करोगे, स्टेटमेंट आपके माइंड में कुछ चली गई है। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे हमसे क्या क्या बोल रहा है। वो कह रहा है प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में कौन सी बात सही है ये बतानी है। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस टैक्सिंग अथॉरिटी चार्जेस द सेम रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम ईच टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। ये तो कुछ ठीक सी बात थी, यही बताया था मैंने अभी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट इज अचीव्ड थ्रू दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ये तो गलत बात कर दिया आपने, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो थे वो तो अभी देखा हमने, वो कौन कर रहा था, वो प्रोग्रेसिव के थ्रू हो रहे थे। वो किसके थ्रू थे, प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू। गवर्नमेंट अमीरों से ज्यादा लेके और उसको फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड द नीडी पीपल जो है वो स्पेंड करती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और सही क्या हो गया, सही हो गया ए ऑप्शन, दैट इज 1 ओनली। क्लियर, 3 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हैं, इनमें से आपको सही कारण पहचानने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है आप बोल रहे हो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या देखना है, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जब इकोनॉमी में चीजों के प्राइस कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन आ गई। अब इन्फ्लेशन जो है वो 2 कारणों से आ सकती है, एक होता है डिमांड पुल, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। मतलब चीजों के प्राइस 2 कारणों से बढ़ सकते हैं। क्या, या तो चीजों की कॉस्ट बढ़ चुकी है, जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो उनके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट के कारण से भी हो सकता है। देन आता है डिमांड पुल, क्या होता है कि मार्केट में चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और मैं उतनी सप्लाई नहीं कर पाऊंगी तो मुझे चीजें महंगी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें महंगी कर दूंगी तो थोड़े कंज्यूमर जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, वो अपनी डिमांड को पीछे खींच लेंगे, तो वो चीजें बैलेंस हो पाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 कारण है इन्फ्लेशन के, या तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है इकोनॉमी में या कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो अब हमसे जो पूछे हैं वो डिमांड पुल के कारण पूछे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि इनमें से कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो डिमांड को बढ़ाएंगे, कॉस्ट को नहीं डिमांड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है डिमांड पुल। ठीक है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करना यानी गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, अब लिंक करना है, बहुत ध्यान से समझना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। गवर्नमेंट जब अपना खर्चा बढ़ाती है यानी गवर्नमेंट इंफ्रा पे खर्च कर रही है, कम्युनिकेशन पे खर्च कर रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, इससे पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है, पब्लिक को ऑप्शंस मिल रहे हैं, पब्लिक को जॉब मिल रही है, पब्लिक के पास पैसा पहुंचेगा। मैंने एक मान लो ब्रिज बनाना स्टार्ट करा, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाना स्टार्ट करा, लोगों को काम मिला है, लोगों को काम मिला है, लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी ना, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से तो डिमांड इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, हाई प्राइस ऑफ इनपुट्स, किसी भी इनपुट क्या होता है, जो भी किसी पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन करने में जो है इनपुट लग रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेन का मुझे प्रोडक्शन करना है, उसमें आपके बाहर बॉडी जो होती है वो लगेगी, रबड़ होगी वो होगी, इंक मतलब रिफिल जाएगी, ठीक है, लेबर लगेगी, तो इनमें से किसी भी चीजों के प्राइस अगर बढ़ गए तो क्या होगा, तो उससे डिमांड पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो कौन सा कारण हो जाता है, डिमांड पुल तो नहीं होता, वो कौन सा होता है, कॉस्ट पुश, और हमसे पूछा क्या है, डिमांड पुल, तो सेकंड ऑप्शन आप क्लियर कट एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक भी थोड़ा साथ साथ ठीक हो, सेकंड देख लिया तो आप सीधा सेकंड हटा दो, और जैसे ही आप सेकंड हटाओगे ना आप आंसर पे पहुंच जाओगे, आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर सेकंड एलिमिनेट कर लिया तो आप देख रहे हो सब में सेकंड है, सेकंड हटा दो सब में से, एंड द फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर।
फिर भी थर्ड देख लेते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट कम कर देगी, इंटरेस्ट कम कर देगी। इंटरेस्ट किस पे देते हो? जब पैसा उधार लेते हो तब इंटरेस्ट देते हो। उधार सस्ते में मिल रहा है तो ज्यादा उधार लोगे, और जब ज्यादा पैसा हाथ में आएगा तो डिमांड ज्यादा करोगे। तो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट की वजह से भी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से भी डिमांड बढ़ती है। तो 1 and 3 विल बी द राइट रीजन फॉर द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। 4 क्वेश्चन यहां तक हम देख चुके हैं। Now we'll talk about the fifth question. Which of the following are accounted for in the current account of the balance of payment in India? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था करंट कैपिटल अकाउंट की बात करेगा। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं, तो सबसे पहले देख लो, 2 टाइप के अकाउंट बनते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट। 1-2 आइटम्स भी अगर आप याद रखने में मतलब आपके लिए वो हो जाता है ना, पॉसिबल रहती हैं चीजें, तो क्वेश्चन कर सकते हो आप, ऐसे मुश्किल नहीं होते हैं। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में जाता है हमारा एक्सपोर्ट, करंट अकाउंट में जाती है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों जाते हैं। अगर आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो वो काउंट किया जाएगा करंट अकाउंट में। प्लस आपकी कोई भी प्राइवेट ट्रांसफर, जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गई, काइंड ऑफ ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है वन साइड ट्रांसफर, जैसे गिफ्ट्स हो गए, गिफ्ट्स या कोई एड, मतलब कोई मदद भेज रहा है बाहर से, कुछ भी हुआ, मान लो कहीं पे सुनामी आई है, बाढ़ आई है, रिलीफ मतलब तो बाहर से किसी ने पैसे भेजे, तो गिफ्ट्स एंड एड्स जो है वो भी यहाँ प्राइवेट ट्रांसफर में और करंट अकाउंट में इंक्लूड की जाती है। वहीं अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट मतलब होता है कैपिटल समथिंग बिग, बड़ा पैसा, इन्वेस्टमेंट, मशीनरीज, बिल्डिंग्स और इन सब चीजों पे पैसा लगाना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। छोटी छोटी चीजें कैपिटल को लेके दिमाग में रख लेनी है, तो ये होता है कैपिटल। तो जब आप किसी बाहर की कंट्री में शेयर्स खरीद रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो, कोई भी सिक्योरिटी खरीद रहे हो, प्लस आप बाहर की कंट्री में किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये दोनों कैपिटल, ये भी कैपिटल का पार्ट है। ये वीडियो के बीच में एक छोटा सा मेहमान यहाँ पढ़ने आया है। सो चलिए कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले क्या मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया जाता है, प्लस आप बाहर क्या कर रहे हो, आप बोरोइंग एंड लैंडिंग अगर कर रहे हो, मतलब उधार लेना एंड देना दोनों की बात होती है, बोरोइंग एंड लैंडिंग, ये भी कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है? एक्सपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसफर बिल्कुल है, कमर्शियल बोरोइंग, बोरोइंग कहाँ मेंशन किया था मैंने? कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग की बात की थी। एफडीआई, एफडीआई जो था वो किस में था? कैपिटल में। अब देखो क्वेश्चन आसान कैसे होता है, अगर आपको और कुछ नहीं आता ना, आपको याद आ रहा है एफडीआई जो है ना वो तो किसका पार्ट है? एफडीआई तो कैपिटल का पार्ट है, तो आप इससे ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देन द स्ट्रगल इज बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 3, तो इसका मतलब 1 तो ठीक ही है, 2 और 3 में से आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे करके थोड़ा क्वेश्चन जो है करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास आंसर क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड प्राइवेट ट्रांसफर दोनों बातें करंट के लिए ठीक है, बोरोइंग एंड एफडीआई कैपिटल के लिए ठीक है। तो आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट एंड प्राइवेट ट्रांसफर। क्लियर? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिस्कल पॉलिसी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? मैंने आपको इन्फ्लेशन बता दिया क्या होता है, प्राइस कंटिन्यूसली राइज हो रहे होते हैं इकोनॉमी में। तो देखो ये सिचुएशन, चाहे राइज हो रहे हो प्राइस, चाहे कम हो रहे हो, दोनों सिचुएशन अच्छी नहीं होती, तो इन्हें कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। अब इन्हें कंट्रोल करता कौन है? तो इन्हें कंट्रोल करने का जो रोल है ना वो 2 लोग प्ले करते हैं। एक रोल प्ले करता है आरबीआई और एक रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। आरबीआई जो रोल प्ले करती है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी टूल्स, और गवर्नमेंट जो रोल प्ले करती है उसे हम बोलते हैं क्या? फिस्कल पॉलिसी। अब यहां पे हमसे पूछा है फिस्कल पॉलिसी मेजर बताना है आपको। देखो फिस्कल पॉलिसी जो होता है ना वो गवर्नमेंट के खर्चे, मतलब गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड करेगी, मतलब एक्सपेंडिचर करेगी, और गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पे डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा समझा देती हूँ ये एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। तो इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी ये देखना है। तो सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है ना तो क्या होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से नॉर्मल पब्लिक की इनकम होती है। गवर्नमेंट ने खर्चा करा, लोगों को काम मिला, लोगों को काम मिला, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो पीपल विल डिमांड, और डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जब इन्फ्लेशन आती है ना तो अपने खर्चे जो हैं कम कर देती है। और टैक्स की बात करें, टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स होता है गवर्नमेंट जो आपसे पैसा ले रही है, ठीक है। तो अब आपके पास से इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट को पब्लिक के हाथ से पैसा कम करना है। जब पब्लिक के हाथ से पैसा कम करना है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी पहले तो मुझे 10% टैक्स दे रहे थे, मुझे 20% दो, ताकि आपके हाथ में पैसा कम हो और आपका पैसा सरकार के पास चला जाए। तो इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है और अपनी इनकम यानी टैक्स जो है वो बढ़ा देती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है। वहीं हम देखें अगर, तो डिफ्लेशन के केस में
या अपोजिट में क्या करेगी गवर्नमेंट, उल्टा करेगी। गवर्नमेंट को आपके हाथ में पैसा ज्यादा करना है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे ज्यादा करेगी ताकि आप लोगों को काम मिले, अर्निंग हो, तो उससे क्या होगा, आप लोग डिमांड ज्यादा करोगे। और वहीं टैक्स रेट कम कर देगी, बोलेगी हमें पैसे मत दो, अपने हाथ में रखो और डिमांड करो, परचेजिंग पावर अपनी इंक्रीज करो। सो दिस इज द थिंग। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, कभी और कोई क्वेश्चन आएगा तब डिटेल में देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में डिटेल टॉपिक है। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर, जिसमें आपके सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब जाते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में फिस्कल पॉलिसी मेजर पूछना चाह रहा है आपसे, राइट। क्या क्या बोला है अब देखो। रिडक्शन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग, क्या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी और बोरोइंग मतलब लोन देना कम करेगी? बिल्कुल देखा था, एक्सपेंडिचर कम करती है गवर्नमेंट, सही बात है ये। इंक्रीज टैक्सेस ऑन प्राइवेट बिजनेस, क्या टैक्स रेट बढ़ा देगी? बिल्कुल, यही तो देखा था अभी। फिस्कल में मैंने आपको एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की तो बात बढ़ाई थी कि एक्सपेंडिचर कम करेगी और टैक्स बढ़ाएगी। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट तो पार्ट होता है आरबीआई का, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम करना ये तो गवर्नमेंट के पार्ट पे आता ही नहीं है। और आपने तो हमसे फिस्कल पॉलिसी पूछी है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी, एंड थर्ड के गलत होते हैं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एंड आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। क्लियर। थर्ड का भी अगर आइडिया होगा ना तो उससे भी आप कर सकते हो कि इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी में जाता है। यहां तक हमें समझ, 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। अगेन इन्फ्लेशन को लेके क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। एंड प्रोड्यूसर आर द वर्स्ट इफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। इनमें से दोनों में से सही बातें कौन सी हैं? तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर होती है किसी पर्सन की खरीदने की शक्ति, कि आप किसी चीज को कितना परचेज कर पा रहे हो। तो परचेजिंग पावर की बात की जाए, पहले मैं 100 रुपए थे किसी चीज का प्राइस, मैं 5 यूनिट्स खरीद लेती थी, 5 क्वांटिटी खरीद लेती थी। लेकिन अब चीजें महंगी हो गई हैं, तो उन 100 रुपए में मैं क्या खरीद पा रही हूँ, सिर्फ 4 ही यूनिट खरीद पा रही हूँ, क्योंकि महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। तो इन्फ्लेशन के केस में आपकी परचेजिंग पावर जो है करेंसी की, पहले आप 100 रुपए से 5 यूनिट खरीद पा रहे थे, अब 4 यूनिट खरीद पा रहे हो, तो बिल्कुल परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर आर द वर्स्ट इफेक्टेड, सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूसर पे पड़ता है इन्फ्लेशन का। ये मतलब सेंस नहीं बन रहा है। आप देखो, सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट, ऐसा नहीं है प्रोड्यूसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट तो सब पे पड़ता है ना, बट कंज्यूमर की हालत देखो आप। कंज्यूमर को अब चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। पहले मैं 5 यूनिट के लिए 100 रुपए देके खरीद पा रही थी, अब मुझे 5 यूनिट लेनी है तो वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे 140 रुपए देने पड़ेंगे, तो मुझे नुकसान हुआ ना, 40 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो दिस इज द थिंग, नॉट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं ये, दे आर वर्स्ट इफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। तो सेकंड बात जो है वो गलत हो गई। तो आपकी जो सही स्टेटमेंट है दैट इज 1 ओनली। इन्फ्लेशन से जो वर्स्ट इफेक्टेड होते हैं वो कौन होते हैं? कंज्यूमर पे हमारा सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट पड़ता है, नॉट ऑन द प्रोड्यूसर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द स्पेशल ड्राइंग राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेशल ड्राइंग राइट को लेके ये स्टेटमेंट देखनी है। देखो, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है उसको पेपर करेंसी कहा जाता है। ये प्रॉपर ऑफिशियल करेंसी नहीं है, ये ऐसी करेंसी नहीं है जैसे कि एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज आप डायरेक्टली कर सकते हो लाइक डॉलर एंड ऑल। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक एसोसिएशन है, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे इसको एज अ पेपर करेंसी जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। अब इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, इन्होंने हमसे पूछा क्या है इसके बारे में। इट इज यूज्ड एज एन इंटरनेशनल करेंसी टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड बिटवीन द नेशन। इसको आप एक इंटरनेशनल करेंसी मानते हो और इससे ट्रेड कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब क्या सारी कंट्री एसडीआर यूज करके ट्रेड कर सकती हैं? मैं बोल रही हूँ, अगर आपको एसडीआर का कंसेप्ट नहीं भी पता तो भी आप इसको देख के आइडिया लगाओ, क्या इसको स्मूथ ट्रेड के लिए इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज किया जा सकता है? कि आपने सुना है कि हम एसडीआर देके ट्रेड कर रहे हैं किसी कंट्री से? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब चीज जो है ये पॉइंट ठीक नहीं लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं बाकी। आगे देखते हैं, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय अ बास्केट ऑफ करेंसी। इसकी वैल्यू कुछ करेंसीज से पता चलती है जिसमें इंडियन रुपी भी है। तो अगर आपको इसमें कौन कौन से रुपी है ये पता होगा तो भी आप देख सकते हो। देखो, इंडियन रुपी तो नहीं है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेंसी जाती है, अगर मैं बात करूं ऑफिशियल जो करेंसी है आपकी आईएमएफ की, वो हम देखेंगे तो यहाँ पे यूरो इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे यूएस डॉलर इंक्लूड किया जाता है, चाइनीज रेनबी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जापानीज येन जो है येन को इंक्लूड किया जाता है, प्लस पाउंड स्टर्लिंग ये जो है ये इंक्लूड की जाती है। तो इंडियन रुपी तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत हो गई है, प्लस फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत थी बिकॉज इट इज नॉट अ करेंसी। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, रादर वी कैन से इट इज अ पेपर करेंसी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है। लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा एसडीआर पे डिटेल क्लास नहीं ले रही हूँ, अब एसडीआर पे डिटेल सारा कुछ समझाऊंगी तो वो तो 15-20 मिनट तो बहुत ज्यादा उसी में लग जाएंगे। स्टिल यू वांट कि कुछ टॉपिक समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से टेलीग्राम पे ऑडियो
कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ ऑडियो शेयर कर दूं। लास्ट 2 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम द इनकम यू हैव फॉर द डिस्पोजल, मतलब आप उसको खर्च कर रहे हो, आप उसको मार्केट में डाल रहे हो, डिस्पोज ऑफ करना ना। तो क्या मतलब है इसका? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट्स डिस्पोजल। डोमेस्टिक इकोनॉमी मेरी कंट्री में कितना मैक्सिमम अमाउंट है खर्च करने के लिए। फिर क्या बोला जा रहा है? इट इंक्लूड ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज एड्स एंड गिफ्ट्स। बाहर से जो एड्स एंड गिफ्ट्स आ रहे हैं वो भी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब अगर मैं आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला इज एनएनपी एट एमपी। क्वेश्चन इज एनएनपी एट एमपी क्या? एनएनपी एट एमपी इज योर नेशनल इनकम। क्या होता है ये? दिस इज योर नेशनल इनकम प्लस इसमें किया जाता है ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांसफर पेमेंट आ रही है, मतलब कि ये जो गिफ्ट्स एंड एड्स हैं ये, तो दोनों ही बातें यहाँ पे ठीक है। इसमें ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड किया जाता है प्लस डोमेस्टिक इकोनॉमी के पास कितना डिस्पोजेबल के लिए है वो क्या होता है? हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। सो द आंसर इज बोथ। ठीक है। एनएनपी एट एमपी जो होता है वो क्या होता है हमारा? इट इज नेशनल इनकम। बाकी नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट और लेटर ऑन कैसे चेंज करते हैं, ग्रॉस, नेशनल, ये सब कभी बाद में देखेंगे। क्वेश्चन आएगा। अभी तो हमें 3 पेपर इकोनॉमिक्स के करने हैं। एक ही जगह पे मैं सब कुछ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, वरना वीडियो जो है 10 क्वेश्चन ही हमारे 2 घंटे के हो जाएंगे। नेक्स्ट विल टॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेसेस पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये इंडेसेस रिपोर्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ही हैं इससे, रिपोर्ट इंडेसेस से। तो इसको तो करना है, रटना है। कैसे रटे जाएंगे? 10-10 बार बोलो, 5-5 बार बोलो, खुद को क्रॉस चेक करो। हर पेपर में ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे चीजें हो जाएंगी। प्लस सब नहीं याद होते हैं, लेकिन वही दिस इज द क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन वर्क करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे एलिमिनेशन वर्क, मतलब कुछ चीजों में वर्क करेगा। आपका ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है और आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक कौन सा पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ह्यूमन कितने डेवलप हैं, ह्यूमन की लिटरेसी और आपका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है, ये सब चीजें ऑब्जर्व करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। और वो कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी रिलीज करती है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में रैंक बताएंगे एचडीआई कितना है इंडिया का। यूएनडीपी जो है वो पब्लिश करती है। प्लस दिस वाज फाउंडेड बाय पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे, महबूब उल हक। महबूब उल हक वाज द इकोनॉमिक्स, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, जिन्होंने इस कंसेप्ट को फाइंड आउट किया था। रेस्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, ये दोनों जो इंडेक्सेस हैं, दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं इनके पैरामीटर्स एंड ऑल, तो वो सेपरेट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इतना बता रही हूँ कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए कितनी फैसिलिटीज और कितनी जो है लिबरलिज्म और कितनी ईज इन द पॉलिसी यहाँ पे है वो चीज़। प्लस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट अवेलेबल है एंड हाउ यू आर इम्प्रूविंग दैट, आप उसको कोप अप कैसे करो, ये सब हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में काउंट किया जाता है। सो दीज बोथ इंडेक्स जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। तो 2 अगर गलत हो गया है, 2 यूएनडीपी करता है, 2 गलत हुआ तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नाउ 1 ओनली एंड 1 and 3 ओनली, तो ये जो दोनों है ये वर्ल्ड बैंक करता है, तो आंसर हो गया बी। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और साथ में प्रैक्टिस में थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। बाकी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कोशिश की जाएगी जल्दी जल्दी वीडियो डालें, ऐसा नहीं करेंगे कि आज डालने के बाद 1 हफ्ते बाद डालेंगे, टाइम बहुत कम है, आप उंगलियों पे गिन सकते हो यूपीएससी को लेके कितना कम आपके एग्जाम के लिए टाइम बचा है। तो लास्ट टाइम पे अगर आप ये भी कर ले, जिन बच्चों ने अभी नहीं करा है, तो देखो अगर कुछ नहीं करा है तो एग्जाम तो वैसे ही निकल गया हाथ से, और अगर सोच रहे हो एग्जाम में बैठना है तो इतना भी अगर करके चले जाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, कुछ लाइन ऐसी मिल जाए जो आपने यहाँ पढ़ी हो या फिर आपने सुनी हो। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी कंपाइल सेट करके इतने अच्छे खासे एमसीक्यू यहाँ पे दे रखे हैं लोगों ने, तो हम इन्हीं को डिस्कस भी कर लेंगे। तो कोशिश है कि आप लोग एग्जाम से पहले 1000 एमसीक्यू, मतलब मैं 10 टेस्ट फुल लेंथ वाले इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के कुछ टेस्ट आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर लूँ। बाकी आप लोगों के कमेंट पे, आप लोगों के रिस्पॉन्स पे और आप लोगों के डाउट्स पे भी डिपेंड करती हैं चीजें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।